नमस्ते फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे लगता है कि अब हम एक मोमेंटम सेट कर चुके हैं पढ़ाई की तरफ। शुरू के कुछ फर्स्ट वीक के जो वीडियोस थे वो ये कोशिश कर रहे थे, वहाँ मेरा भी प्रयास ये था कि मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे और अच्छे से बेसिक्स के साथ समझाऊँ। अब चूंकि आप ट्यून अप हो गए हो, अब आप एक समय में बंध गए हो, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है, राइट। और फाइनल अकाउंट्स यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा टर्म 2 का। ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज पूरे 40 मार्क में इस चैप्टर को मिला है। इसका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है, इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत कुछ इसमें से पूछा जा सकता है। फाइनल अकाउंट्स में हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और बैलेंस शीट का हमारा ऑब्जेक्टिव है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल यानी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करना। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में सीखी हुई है। प्रॉफिट के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस मैचिंग प्रिंसिपल वाला सिस्टम लगाते हैं। पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब है ट्रांजैक्शंस आर नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटलमेंट इन कैश, रादर दे आर डिसाइडेड और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द हैपनिंग, that is on exchange of goods and services। सेटलमेंट होते रहेगा बाद में। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, इंस्टेंटली लिखेंगे राम टू सेल्स, पैसे आए नहीं आए बाद में आएंगे, राम हमारा डेटर बनेगा, इसको बोलते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम, पैसे अभी नहीं दिए बाद में देंगे, लेकिन गुड्स तो ले लिए, एक्सचेंज हो गया। द मोमेंट एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, फटाफट ट्रांजेक्शन को बुक कर लो। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, श्याम आपका क्रेडिटर बन जाएगा, बाद में पैसे दे देना उसको आप। तो अक्रूअल बेसिस ये फोकस नहीं करता कि कैश का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। अक्रूअल बेसिस ये डिसाइड करता है सर्विस का फ्लो हो गया क्या, गुड्स का फ्लो हो गया क्या। तो हमारे पूरे फाइनल अकाउंट्स उसी पर बेस्ड है। इसीलिए आप इसमें पाओगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मैनेजर्स कमीशन, ऐसे धुआंधार एडजस्टमेंट्स और वो चीज़ें जिनके लिए हमने सर्विस ले ली मगर पैसे नहीं दिए, उनको हम आउटस्टैंडिंग के नाम से बुक करेंगे इन अकाउंट्स में। और वो चीज़ें जिनके लिए पैसे दे दिए मगर सर्विस नहीं ली, एडवांस पेमेंट, प्रीपेड, उसे भी हम यहाँ पर बुक करेंगे। प्रीपेड को एसेट दिखाएंगे बैलेंस शीट में और रिलेटेड एक्सपेंस से माइनस करेंगे। तो हमारा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स हमें इन चीज़ों को समझाएगा। एनीवेज, तो हमें ये 3 स्टेटमेंट बनाने, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। आपको क्या करना होगा दोस्तों, जनरली जो लेजर बैलेंसेस होते हैं उन लेजर बैलेंसेस से, जैसे आपने जर्नल बना लिया, सब्सिडरी बुक्स बना ली, लेजर्स बना लिए, लेजर्स पूरे क्लोज करके बैलेंसेस निकाल लिए, फिर आपने उन लेजर बैलेंसेस से बना लिया ट्रायल बैलेंस। तो आपको सवाल के फॉर्म में क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में जनरली या तो एक बना बनाया ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा या फिर लेजर्स के रेडीमेड बैलेंसेस दिए हो। आपको जितने भी लेजर आपने 5, 25, 40 बनाए हैं, सबके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो दिए जाएंगे। फिर दोहरा रहा हूं मैं, या तो ट्रायल बैलेंस बना हुआ दिया होगा या लेजर बैलेंसेस ऐसे पैराग्राफिक फॉर्म में दिए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिए हुए बैलेंसेस को बेटा 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ध्यान देना, 4 हिस्सों में डिवाइड करना। आपके ट्रायल बैलेंस का या आपको दिए हुए लेजर बैलेंसेस का पोस्टमार्टम करना और उसमें से ढूंढ के निकालो जो भी लेजर बैलेंसेस मुझे दिए हैं उनमें से कुछ होंगे एसेट्स, जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट्स। कुछ होंगी लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह।
ये जो भी होंगे एसेट्स, ये जो भी होंगी लाइबिलिटीज, इनका ठिकाना कौन सा है? इनका ठिकाना है बैलेंस शीट। इन्हें कहाँ लिखा जाएगा? इन्हें लिखा जाएगा बैलेंस शीट। तो आपको बहुत आसान लगेगा लेजर्स में से इनको ढूंढ के निकालना। लाइबिलिटीज में काउंट करना एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। तो लाइबिलिटी में कैपिटल भी आ गई बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो आई गई, जैसे बैंक से लिया हुआ लोन इज अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, लेकिन ओनर से लिया हुआ पैसा इज ए इंटरनल लाइबिलिटी। तो हमारे यहां पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। तो उस कैपिटल को भी, यानी ये तीन चीजें एसेट, लाइबिलिटीज, इंटरनल एक्सटर्नल, ये चली जाएंगी बैलेंस शीट में। अब आपको और क्या मिलेगा? वहां पर मिलेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट्स। बेटा यहां तक अगर अपन अकाउंटेंसी का सफर करके आ गए हैं तो ध्यान दो, इतना तो हम पहचान लेंगे कि किसको एक्सपेंस बोलते हैं, किसको रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे परचेजेस, राइट, वेजेस, सैलरी, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, स्टेशनरी, रिपेयर्स, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ये सब हमारे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस मीन्स द पेमेंट्स दैट वी मेक फॉर सर्विसेस, फॉर गुड्स एंड सर्विसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब के सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। एक्सपेंसेस आर दोज विच एक्सपायर इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो आपने सैलरी अकाउंट खोला होगा, वेजेस अकाउंट खोला होगा, बेड डेट्स अकाउंट खोला होगा, जो भी एक्सपेंस के अकाउंट खोले हैं ना दोस्तों, अब उनके विसर्जन का वक्त आ गया। जैसे आप गणेश उत्सव के दरमियान आदरणीय गणेश जी को प्रतिमा लेकर आते हो मार्केट से और घर में विराजमान करते हो, और विधि विधान से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कहीं 5 दिन के होते, कहीं 3 दिन के होते, कहीं 10 दिन के होते, कहीं 12 दिन के होते। विसर्जन वाले दिन, जिस दिन उनका अनंत चतुर्दशी का पर्व होता है, उस दिन हम गणपति जी को आरती करके विधि विधान से पानी में खमाने जाते हैं, विसर्जित करने जाते हैं। ये वही है, सारे एक्सपेंसेस, इनका वक्त आ गया, अब इन्हें हमें विसर्जित करना होगा। तो इनके लिए हमने 2 जगह बनाई है, ट्रेडिंग और पीएनएल। इनके थ्रू हम इन एक्सपेंसेस को खत्म करेंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं। कल बात की थी हमने पहले वीडियो में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये कौन से? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो परचेज और प्रोडक्शन पे खर्च हुए हों। इन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू विसर्जित करेंगे। इनडायरेक्ट यानी वो एक्सपेंसेस जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे हुए हैं, राइट, उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू खत्म करेंगे। बुद्धि प्रदाता गणपति बप्पा हमें बुद्धि प्रदान करो कि हम ये समझ पाएं डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडर को परचेज और प्रोडक्शन वाली स्टेज पर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी बेकरी है और आप केक और बिस्किट्स बना के बेचते हैं, तो आपको केक बनाने के लिए लगने वाला मैदा और जो रॉ मटेरियल है और भी उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं वो सब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। बनाने के लिए जो फ्यूल लगता है, राइट, ओवन, माइक्रोवेव ओवन या और भी जिस चीज़ में आप बनाते उसके जो फ्यूल चार्जेस प्लस बनाने वाले की वेजेस, ये सब परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। इन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे, जैसे सैलरी, ऑफिस रेंट, अकाउंटेंट सैलरी, राइट,
या फिर शोरूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का, स्टेशनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री रेंट प्रोडक्शन एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, शोरूम रेंट सेलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। तो हमें एक्सपेंसेस को केयरफुली पहचानना है। अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर वो इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में जाएगा। बेस्ट एग्जांपल, कैरियज इनवर्ड गुड्स खरीदने का खर्चा, कैरियज आउटवर्ड गुड्स बेचने का खर्चा। इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग में, आउटवर्ड आएगा पीएनएल में। वेजेस आएगी सैलरी, वेजेस आएगी ट्रेडिंग में, सैलरी आएगी पीएनएल। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में, ऑफिस रेंट पीएनएल में। फैक्ट्री स्टाफ बोनस ट्रेडिंग में, ऑफिस स्टाफ बोनस पीएनएल में। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेंसेस हमें आइडेंटिफाई करके और मैनेज करने। इसके बाद चौथी और आखिरी चीज रेवेन्यूज। आपके जितने भी रेवेन्यूज हैं आपको ट्रायल बैलेंस में कहाँ मिलेंगे? ये क्रेडिट साइड पर मिलेंगे। एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे मिलते हैं, एसेट्स डेबिट पे मिलती है, लायबिलिटीज क्रेडिट पे मिलती है। रेवेन्यूज में भी हमने पहले वीडियो में बात की है, दो टाइप के रेवेन्यूज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेवेन्यूज यानी सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो इसे सेल्स को लेके चले जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जितने भी हैं, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई लॉटरी इनकम, कहीं यहाँ वहाँ की एडिशनल इनकम, कोई बैड डेट्स रिकवर्ड जो हमारे बिजनेस से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम को, जैसे मैंने कल बताया था, देश पांडे सर स्कूल में काम करते हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू सैलरी, ट्यूशन पढ़ाते हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू ट्यूशन फीस। लेकिन देशपांडे सर ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, वहां से इंटरेस्ट आया, एडिशनल इनकम। तो आपकी नॉन कोर एक्टिविटी से, आपकी बिजनेस के अलावा वाली एक्टिविटी से आने वाली सारी इनकम्स इनडायरेक्ट इनकम से, इन्हें आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट पे लिखेंगे, इनको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट पे लिखेंगे, इन्हें पीएनएल में डेबिट पे लिखेंगे, इन्हें ट्रेडिंग में डेबिट पे लिखेंगे। बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट रेवेन्यू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, इनडायरेक्ट रेवेन्यू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। रेवेन्यू को क्रेडिट तो होना ही है, ठीक है। तो ये यहां तक हमें ये समझ में आया कि हमें ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम करके इस तरह से लिखना है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि सारे लेजर हम बना चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं बनाया वो अलग है, लेजर्स हम क्लोज कर चुके हैं, मतलब हम हर ट्रांजैक्शन का ड्युअलिटी वाला एस्पेक्ट पूरा कर चुके हैं। डबल एंट्री, एवरी डेबिट एज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, सैलरी पेड टू राम एन एम्प्लॉय, तो सैलरी टू कैश, हमने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया है, राम का नाम इसमें नहीं आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, राइट, सैलरी दे रहे हो तो कैश अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया होगा। वेजेस पेड टू सोहन, राइट, तो वेजेस टू कैश, वेजेस डेबिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट हुआ होगा, डबल डबल सबका हो गया है। अब फाइनल अकाउंट्स में हमें सिर्फ उन्हें उनकी सही जगह पर लिखना है। तो एक गुरु मंत्र है। क्या गुरु मंत्र है? ट्रायल बैलेंस के अंदर से अगर आप कोई भी आइटम उठाते हैं, चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, डायरेक्ट रेवेन्यू हो, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, उसे इन तीनों में से किसी एक ही जगह लिखना है। समझ में आई बात? रुकिए थोड़ा सा, पॉज दीजिए, सोचिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर से कोई भी चीज हम उठाएंगे, इन तीनों में से कहीं एक ही जगह लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ चीजें दी हो, वो है एडजस्टमेंट्स। वो चीजें हैं जिनकी या तो कोई एंट्री नहीं हुई है या अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी एंट्री अब हमें करना है। एवरी डेबिट एज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो
ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे उन सब का अपने को ड्यूअल इफेक्ट डालना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैंने कह दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹400 ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग सैलरी की मैंने एंट्री बनाई नहीं, तो अब मुझे बनाना पड़ेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी अकाउंट पीएनएल में आता है, तो पीएनएल में मैं जाके उसको लिखूंगा डेबिट साइड, और चूंकि मैंने यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी आइडेंटिफाई किया है तो वो लायबिलिटी बनेगा, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा। इस तरह से जितने एडजस्टमेंट्स आपको दिए हैं, ये गुरु मंत्र है, ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट के बाहर की चीजें 2 बार, एडजस्ट ट्रायल बैलेंस के मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर की चीजें 2 बार, ट्रायल बैलेंस के अंदर की इंफॉर्मेशन 1 बार। वो बात अलग है कि कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स आएंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे, उन्हें भी हमें सोच समझ के लॉजिक लगा के, एक्सेप्शंस हैं राइट, जैसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन का अंदर दिया है, मैंने कहा 6% बैंक लोन, तो ये जो 6% बैंक लोन लिखा है तो 6% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स, लेमैन की भाषा में बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, छुपे हुए एडजस्टमेंट। तो कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं होते, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एक इनडायरेक्ट तरीके से दिए जाते हैं, बच्चों को उनको पहचान के उनके भी डबल इफेक्ट डालना पड़ते हैं। तो इसके एडवांस पार्ट में हम वो बात करने वाले, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र सुन लीजिए, ट्रायल बैलेंस से जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो आपको चीजों को उल्टा करना पड़ेगा। जो ट्रायल बैलेंस के लेफ्ट कॉलम में लिखा है यानी डेबिट कॉलम में, वो बैलेंस शीट के राइट कॉलम में जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड एसेट साइड होती है जिसे डेबिट साइड बोलते हैं। डेबिट बैलेंस, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है बेटा। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम से उठाएंगे यानी लेफ्ट हैंड कॉलम से उठाएंगे तो बैलेंस शीट के राइट हैंड पे लेके जाएंगे। ट्रायल बैलेंस के राइट हैंड से उठाएंगे अगर यानी क्रेडिट कॉलम से, तो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में लेफ्ट पे होती है लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएनएल बनाए तो ऐसा उल्टा करने की जरूरत नहीं है। जो चीज डेबिट में दी है उसे ट्रेडिंग पीएनएल में भी डेबिट पे लिखना, लेफ्ट की लेफ्ट और राइट की राइट, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट का डेबिट पे आएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में आएगा, ये ख्याल रखिएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और उसके तुरंत बाद हम स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। बने रहिए। तो फ्रेंड्स आप देखो, ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट्स ड्रॉ करे हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि आपको भी जब कोई सवाल करना हो कॉम्प्रिहेंसिव, दिस इज वन मोर गुरु मंत्र विच इज आई एम शेयरिंग विद यू नाउ। आज के वीडियोस में मैंने आपसे 2-3 इंपॉर्टेंट रूल्स की बात की है, हाउ टू क्रैक द टिपिकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेक्टली। तो जब आप भी करें तो पहले सारे फॉर्मेट्स बना लें। आपको किसी क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनाना है, तीनों के फॉर्मेट बना लो। कहाँ बार बार स्केल पेंसिल उठा के काम और टाइम वेस्ट करो। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी रेवेन्यूज गेन्स होंगे वो इधर क्रेडिट में आएंगे राइट हैंड साइड पे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर, डायरेक्ट रेवेन्यूज यहाँ पर, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज यहाँ पर। देशपांडे सर स्कूल टीचर है, स्कूल से मिलने वाली सैलरी उनका डायरेक्ट रेवेन्यू है, सीधा प्रोफेशन से जुड़ा हुआ क्रेडिट आएगा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के फीस मिलती है, सीधा सीधा रेवेन्यू है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, यहाँ आएगा। देशपांडे सर ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, वहाँ से इंटरेस्ट और डिविडेंड आया, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, इनडायरेक्ट यहाँ पर आएगा। उम्मीद है ये एग्जाम्पल जो मैंने वीडियो 1 में डिस्कस किया, 2 में डिस्कस किया, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो हमारे बिजनेस की होती है कुछ कोर एक्टिविटीज़, कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज़, कुछ होता है हमारा मेन काम, कुछ होता है हमारा साइड बिजनेस। मेन से रेवेन्यू आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, साइड बिजनेस से रेवेन्यू आएगा पीएनएल अकाउंट।
अब कैसे बनाते हैं इन अकाउंट्स को देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। साल के शुरू में आपके पास मान लीजिए 10,000 का स्टॉक है और ये खत्म क्लोजिंग स्टॉक से होता है, यानी तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। देखो कौन सा ट्रिक याद रखो, ओपनिंग स्टॉक से ओपन करो, क्लोजिंग स्टॉक से क्लोज करो। साल के बिगिनिंग का स्टॉक यानी 1 अप्रैल 2021 को मेरे पास कितना स्टॉक था, 31 मार्च 2022 को मेरे पास कितना स्टॉक है। मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहा हूं। मैंने अगर कुछ खरीदा तो पैसा खर्च किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यहां आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अगर मैंने कुछ बेचा तो यहां आ जाएगा क्रेडिट ऑल रेवेन्यू, सेल्स मेरा रेवेन्यू है। अब मान लीजिए मैंने 8,000 का परचेस किया है जिसमें से डिफेक्टिव गुड्स आ गए मेरे पास, तो मुझे परचेज रिटर्न करना पड़ा 200 रुपए का, तो 7,800 का मेरा परचेज हो गया। नेट परचेज बोलते हैं इसको, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हम क्यों करते हैं, जब हम किसी सप्लायर से गुड्स लेके आते हैं, खराब गुड्स आ जाते हैं, डिफेक्टिव गुड्स आ जाते हैं, तो हम रखना पसंद नहीं करते बच्चों, हम एक्सचेंज करा के या तो नए गुड्स ले आते हैं या रिफंड ले आते हैं, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। ऐसे हमने जिनको गुड्स बेचे, सपोज हमारा 15,000 का सेल हुआ है और उसमें से हमारा सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने हमें 1,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, तो हमारा 14,000 का नेट सेल्स हुआ। इसे नेट सेल्स बोलेंगे। हमने किसी को गुड्स बेचे, उससे खराब लगे, जिस तरह से हम अपने सप्लायर को वापस करेंगे हमारा कस्टमर हमें वापस कर सकता है, राइट। अब यहां पर हमें लेने होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पिछले वीडियो में बताया मैंने, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मान लीजिए मेरे 6,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा लेता हूं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक देख के आपको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि जिस इंसान ने 10,000 के गुड्स खरीदे या 10,000 के गुड्स उसके पास पहले से थे, 7,800 के खरीदे, तो टोटल स्टॉक ही 17,800 का हुआ, तो उसके पास 25 का कैसे बच गया। तो मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा के 20,000 कर रहा हूं। अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका सेम है, क्रेडिट यानी सारे रेवेन्यू है। फॉर्मूला क्या लगाना है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, आपने पढ़ा हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वहां पर हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है। तो ये रेवेन्यू हमारा 39,000 का रेवेन्यू आया दोस्तों। डायरेक्ट रेवेन्यू 39,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 33,800, माइनस कीजिए 33,800 को, आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 33, इसमें से माइनस करेंगे 6,000 बचेंगे, 800 और माइनस करेंगे 5,200 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट लेके प्रोपराइटर चला अपनी फैमिली को घुमाने कि चलो गोवा घूम के आते। वैसे भी 5,200 में कौन गोवा घूम के आएगा, लेकिन उसे लगा कि ये मेरा फाइनल प्रॉफिट है, चलो आज मिठाई ले जाता हूँ 5,200 रुपये में से घर में। अरे भाई अभी तूने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए हैं, तेरे बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनको पहले एडजस्ट करना है। तो ये जो 5,200 का प्रॉफिट है यहां ट्रांसफर होगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, जीपी टू बी कन्वर्टेड इनटू एनपी। तो हम यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,200। अब देशपांडे सर ने जो रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां से जो भी इंटरेस्ट आया, जो भी डिविडेंड आया, ये इनकी साइड बिजनेस की इनकम है। और इन्होंने एक दुकान खरीद के रखी थी अपने सरप्लस इनकम से, उसे किराए पे दिया, वहां से रेंट आया। समझो
मैं अपने आप को एग्जाम्पल में क्यों डाल रहा हूं, ताकि चीज सीधे आपके दिमाग में उतरे कि ये सारी मेरी इनकम्स प्रोफेशन से जुड़ी हुई नहीं है, ये सारी मेरी एडिशनल इनकम्स हैं। ऐसी जहां से भी मेरी एडिशनल इनकम होती है वो यहाँ क्रेडिट होगी। और अब मेरे बिजनेस के जितने भी दूसरे एक्सपेंसेस हैं अदर देन परचेज एंड प्रोडक्शन, जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, या फिर टेलीफोन चार्जेस, या फिर रिपेयर्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी करना पड़ती है ना, फोकट में गुड्स नहीं बिकते हैं, मार्केट क्रिएट करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी आपको जो लग रही है ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, 50 एक्सपेंसेस हो सकते हैं बेटा। बिजनेसमैन के सामने एक्सपेंसेस की भीड़ लगी होती है, रेवेन्यूज लिमिटेड है, एक्सपेंसेस अनलिमिटेड है। 1000 रुपया सैलरी पे खर्च किया, 2000 इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया, 1000 रुपया टेलीफोन पे खर्च किया, 500 रिपेयर्स पे, 500 एडवर्टीजमेंट पे, 1000 स्टेशनरी, 3 4 5 6000 खर्च हो गए। आवक कितनी हुई? 5 4 9 6 15 4 19, 19,200 की आवक। 3 4 5 6 की जावक, 13,200 बचा फाइनल प्रॉफिट। इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को प्रोप्राइटर से कहेंगे भाई तेरी जो मर्जी कर, तू अपने बच्चों को इससे फोन गिफ्ट में ला दे, या अपने घर के लिए किराना खरीद ले, या खूब घूमने चला जाए, ये तेरा पैसा है। कहाँ जाएगा? तेरी कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और ये यहां से चल के आएगा यहां बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। हम लिखेंगे उसकी कैपिटल, कितना अमाउंट उसने कैपिटल का लगाया, उसमें कितना उसने प्रॉफिट कमाया, ये देखो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए उसकी कैपिटल पहले से 30,000 थी, यानी उसका इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस वाज 30,000। इस साल उसने 13,200 और कमाया, कैपिटल बढ़ गई। आप जब प्रॉफिट अर्न करते हैं आपकी कैपिटल बढ़ती है। ये लॉजिक हम ऑलरेडी पुराने चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल यूज के लिए, अरे प्रोप्राइटर कोई हवा तो खाता नहीं होगा भैया, प्रॉफिट साल के एंड में आता है लेकिन ज़रूरतें पूरे साल बनी रहती, तो वो मैनेज कैसे करता है? कोई ट्रेडर, कोई बिजनेस वाले को सैलरी मिलती है क्या? आपने देखा किसी मर्चेंट को, ट्रेडर को, व्यापारी को तनख्वाह मिलती हो? वो तो अपना घर प्रॉफिट में से ही चलाता है, लेकिन प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ ये तो साल के एंड में मालूम पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना घर के सभी लोगों को कि तुम साल भर भूखे रहो, एंड में प्रॉफिट आएगा तो खूब खाएंगे। खाना तो रोज है, सुबह शाम दोपहर, तो कहाँ से मैनेज करें? तो उसके लिए बिजनेस को क्या सुविधा मिली हुई है? राइट, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए आप जब जरूरत हो, आपका ही गल्ला, आप माली को कौन रोकेगा आपको? जाइए 100 रुपये 500 रुपये जब लगे उठा लाइए, घर का काम करते रहिए। लेकिन ऐसा मत करना कि बिजनेस से खाली लेते ही रहो। तुम्हारी ज़रूरतों के लिए तुमने लिया, तो जब तुम्हारा प्रॉफिट आया तो दे दो। तो प्रॉफिट हम कैपिटल में मिला देते हैं, और जो हम डे टू डे यूज़ के लिए साल भर निकालते रहे उसे हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। इस तरह से हमारी जो कैपिटल आती है वो कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल। राइट, तो देखिए ये 43 माइनस 10, 33,200 आपकी कैपिटल का ग्राफ है। आपकी कैपिटल कम थी, प्रॉफिट से बढ़ गई, ड्राइंग से फिर कम हो गई। अब इसके अलावा वाली आपकी जो भी लायबिलिटीज है, ये तो इंटरनल लायबिलिटी है। व्हाट बिजनेस ओज टू प्रोप्राइटर इज इंटरनल। अब आपने बैंक से लोन लिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक आपके घर का थोड़ी है, बाहर वाला है बैंक। लोगों से गुड्स उधारी में लिए हैं, क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, कुछ पेमेंट करना बाकी है जिनके लिए आपने प्रॉमिसरी नोट्स इशू किए हुए हैं, बिल्स पेएबल, ये सब बेटा लायबिलिटीज में आ जाएंगे। तो लायबिलिटीज में हमने 2 हिस्से कर दिए। कौन कौन से 2 हिस्से कर दिए बताओ?
एक करा इंटरनल लायबिलिटी, एक करा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल, एक्सटर्नल, टोटल लायबिलिटी। और इन लायबिलिटीज के थ्रू आपने कोई पिकनिक थोड़ी मनाई है, आपने अपने बिजनेस के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए होंगे। जैसे आपके पास बिल्डिंग, फर्नीचर, जितनी भी ड्यूरेबल एसेट्स हैं, मशीनरी, ये सब एसेट्स में आप इस तरफ लेते हैं। और फाइनली आप देखोगे आपकी बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। तो ये एक विदाउट एडजस्टमेंट का डिस्कशन हो गया। कुछ मत करो, दिए हुए लेजर बैलेंसेस के 4 टुकड़े करो। एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में ले जाओ, डायरेक्ट रेवेन्यू ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट रेवेन्यू पीएनएल में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड, पीएनएल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट क्रेडिट डेबिट साइड। और इस तरह से आपका विदाउट एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है। अब मेरे पास सिर्फ एक वीडियो की जरूरत है एडजस्टमेंट्स डिस्कस करना। तो मैं अगले वीडियो के 10 मिनट शुरुआत के लूंगा एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने के, और फिर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें तमाम सारे एडजस्टमेंट्स होंगे वो आपको करके दिखाऊंगा। और फिर मुझे लगता है कि हम प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चंस की और करके फाइनल अकाउंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। क्या कहते हो? थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।